प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60 प्रश्न जो कि 60 अंकों का होगा, इसमें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से समान प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब समान अंकों के समान प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 20-20 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? दिए गए ऑप्शन है सेकेल, सीरियल, ट्रिटिकेल, पोमैटो। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल एक ऐसा अनाज है जो मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य सीरियल है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं अर्थात ट्रिटिकम तथा राई सिकेल को परस्पर संकर करा के तैयार किया है। इसमें उन्होंने गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके लिए? पशुओं के चारे के लिए। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती। क्या अच्छी नहीं बनती? रोटी अच्छी नहीं बनती। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ऊपर के प्रश्न में हमने इसकी पूरी व्याख्या की है। ठीक है, मानव निर्मित धान्य है। ठीक है, ट्रिटिकेल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? तो ये ट्रिटिकेल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? दिए गए ऑप्शन है फर्न, लाइकेन, मास, छत्रक अर्थात मशरूम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो फर्न, लाइकेन, मास और छत्रक में से मृदा विहीन भूमि पर किसके जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ये है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, अर्थात लाइकेन जो कि जल में, वाटर में उपस्थित होता है या पाया जाता है या विकसित होता है, और मास। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो लाइकेन थैलोफाइटा समूह के सदस्य हैं जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं? कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक एवं शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स शैवालों को देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इस तरह लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। मांस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिनमें तने एवं पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूल अर्थात जड़ संरचना नहीं होती। छाया एवं नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। मांस छाया और नमी मिलने पर कहीं भी उग सकते हैं, इसलिए इसको भी मृदा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस तरह इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। क्या दिया है? मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। ये सही हो सकता है क्योंकि जड़ को मरुस्थलीय पौधे को
मरुस्थलीय पौधे की जड़ को अगर वाटर वगैरह की आवश्यकता हुई और वो ज़मीन से लेना चाहता है तो जितना मरुस्थल है उसके नीचे जाकर भूमि में जड़ को फैलाना होगा। तो इसलिए मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे हो सकते हैं। ठीक है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। मृदा को उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। ठीक है। उपयुक्त में से निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? कौन सा सही उत्तर है? पहला सही हो सकता है लेकिन कारण तो गलत हो गया। ठीक है। तो ये तो पहला नहीं आएगा, कारण गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या क्या कहता है? मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घिक्वार अर्थात एलोवेरा जो है उसकी बात हो रही है, इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र, रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? ऊपर हमने व्याख्या में देखा मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होने की वजह है मरुभूमि के ऊपर लगे हुए पौधे नीचे जमीन की तलाश करते हैं, इसकी वजह से वो जड़ बहुत लंबे तक विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने को प्रोत्साहित करता है, ये गलत हो गया। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ये हो सकता है। ठीक है। क्योंकि पानी कहाँ ठहरेगा? ज़मीन पर ठहरेगा और अगर यहाँ पर मरुस्थल है तो कम से कम इतना दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ तक आने पर, और यहाँ आएगा तब पानी मिलेगा। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? भूमि में पानी नहीं होता अतः यह खत्म होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है, ये भी गलत हो गया। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें रसाल स्तंभ 100 से 200 मोटा होता है, पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिलीग्राम होता है, लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है, छोटी 2 से 3 अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती है। किस प्रकार के क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं पूछा गया है, अर्थात किस प्रकार के पादप मरुस्थल भूमि में मिलते हैं ये पूछा गया है हमसे। इसका आंसर है लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ वाली पादप मरुस्थली में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं। मरुस्थल में जो क्रिएटोफाइट्स होते हैं वो 20 से 30 फीट मूसला जड़ वाली लंबी होती है। ठीक है। इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है? क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। क्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। कितने मीटर? 25 से 30 मीटर। ठीक है। 25 से 30 मीटर। यहाँ वृक्ष की ऊपर की तरफ लंबाई नहीं होती इतना, तो ये भूमि के नीचे लंबी चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। क्या कहा जाता है? कहाँ पाए जाने वाले? शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो इसे मरुद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सब वही है
शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधों के बारे में बताया गया है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, इसके जड़ कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर कैसे होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल होते हैं, क्योंकि वे जल को संचित करते हैं, इसलिए मरुभूमि के पादप मार्शल होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। कैसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं? भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। एपीफाइट्स कैसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं? ये यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पौधे हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स के बारे में देखते हैं। अधिपादप अर्थात एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप अर्थात एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। इसकी जड़ें कहाँ नहीं लगी रहती? मृदा से नहीं लगी रहती। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें कहाँ नहीं लगी होती? मृदा से नहीं लगी रहती। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। कौन से पौधे आते हैं? आर्किड्स के पौधे आते हैं। ठीक, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे किस प्रकार के पौधे कहा जाता है? यह पूछा गया है हमसे। जीरोफाइट्स नहीं कहा जाता, हाइड्रोफाइट्स ये भी नहीं कहा जाता। ठीक है, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी हेलोफाइट्स कहा जाता है। लवण मृदोद्भिद अर्थात हेलोफाइट्स उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। हेलोफाइट्स को लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ऊपर के प्रश्न के ही समान ये भी प्रश्न है, केवल इसे पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। यदि आपने ऊपर के प्रश्न को समझा है तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं पूछा गया है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है, एक सामुद्रिक जानवर को, नहीं इसे नहीं कहा जाता। एक जलीय पौधे को, ये हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जल में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, तो ये आंसर होगा हाइड्रोफाइट का ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसे यूपीपीएससी में 1994 में और आरएएस और आरटीएस में 1999 में पूछा गया है। बहुत अधिक जल अर्थात H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इनमें बड़े बड़े अंतराकोशी स्थान इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। ये था हाइड्रोफाइट्स पौधे की कुछ क्वालिटीज। अगला प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? अधिपादपीय लवणोद्भिद, जी चट्टान पर उगने वाले हैं तो ये लवणोद्भिद तो नहीं होंगे, मरुद्भिद नहीं होगी, शैलोद्भिद, शैल का मतलब चट्टान या पर्वत होता है। ठीक है, तो चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ये शैलोद्भिद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या बोला गया है? सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। अमरबिल, अमरबिल तना परजीवी है,
ये बिल्कुल सही है। अमरबेल कैसा है? एक तना परजीवी है। चंदन, चंदन क्या है? चंदन एक जड़ परजीवी है। कैसा है? जड़ परजीवी। आर्किड अधिपादप एपीफाइट है। और घटपर्णी जलोद्भिद, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। घटपर्णी एक एक प्रकार का परजीवी होता है, मतलब कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए कीटों का शिकार करता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर डी, ऑप्शन डी होगा। नहीं, सुमेलित नहीं है, हमसे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। ये सही हो सकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। ये भी गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। ये सही है। तो कौन कौन सा सही है? सही कथन को चुनने के लिए बोला गया है। पहला और चौथा सही है। ऑप्शन पहला और चौथा किस में है? ऑप्शन डी में है, पहला और चौथा, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, कथन ए इसलिए सही है। बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है, ठीक है। कौन कौन से हैं हार्मोन जो सुषुप्तावस्था को तोड़ देते हैं? जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, अतः कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर, क्या है? एसिटोबैक्टर है, ठीक है, अतः कथन 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए कथन तीसरा भी गलत होगा। अगला प्रश्न है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में, अर्थात इनके बीच में कौन कार्य करता है पूछा गया है, ठीक है। ये परजीवी हो सकते हैं, अवघटक हो सकते हैं, उत्पादक हो सकते हैं और उपभोक्ता भी हो सकते हैं। क्या ऐसा चीज़ है इन 4 ऑप्शनों में से जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच कार्य करता है? उसे ढूंढने के लिए कहा गया है हमसे। तो इसका आंसर है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच उत्पादक कार्य करता है, ठीक है, मध्यस्थता के रूप में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, उत्पादक। उत्पादक या स्वपोषी जीव जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादक को हम स्वपोषी जीव की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं वही उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? सही सुमेलन नहीं है पूछा गया है। स्वजीवी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही। जो स्वजीवी है वो उत्पादक होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो उत्पादक अर्थात स्वजीवी को, जो स्वजीवी है उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। मृतोपजीवी विबंधक, मृतोपजीवी कैसे होते हैं? विबंधक होते हैं, ठीक है। और तृणभक्षी गौण उपभोक्ता है। जो तृणभक्षी है वो गौण उपभोक्ता है, ये कथन गलत है, ठीक है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होते। इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों को अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों को अपना भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा बोला गया है। विबंधक मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक होते हैं। विबंधक मृतोपजीवी कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। विबंधक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, ये मृत जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो कि शाकाहारी होते हैं, ठीक। कैसे ये होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे बकरी, बकरी क्या है? शाकाहारी है, इसे हम तृणभक्षी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं?
शाकाहारी जंतु नहीं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत शाकाहारी जंतु नहीं आते। अगला ऑप्शन है मांसाहारी जंतु, ये भी नहीं आते। सर्वाहारी जंतु, ये भी नहीं आते। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो हरित पादप है वो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के प्रकारों पर विचार करने के लिए बोला गया है और उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है पूछा गया है, ठीक है। कॉपीपोड क्या ऐसे जीव हैं जो महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो इसका आंसर है नहीं। साइनोबैक्टीरिया, हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो महासागर की श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें तो साइनोबैक्टीरिया ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आज पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। सबसे पहला विकसित होने वाला महासागरों पर साइनोबैक्टीरिया ही है जो ऑक्सीजन निर्मित करता है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। अगला है डाइटम। हाँ, डाइटम भी एक ऐसा जीव है जो प्राथमिक उत्पादक है महासागरों की आहार श्रृंखला में, ठीक है। और फोरामिनीफेरा पता नहीं इसके बारे में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये आंसर है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा, ठीक है, डाइटम और साइनोबैक्टीरिया। डाइटम और साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ थ्योरी दी है। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डाइटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ताजे पानी में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल अर्थात खारे जल में भी पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। अगर हम बात करें फोरामिनीफेरा का, ये विषमपोषी जीव है जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कॉपीपोड्स क्या है? छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे एवं खारे दोनों सतह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित किस वजह से रह सकती है, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव है। मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव है इसलिए जीवित रहती है? नहीं। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, क्या इसलिए जीवित रहती हैं? ये भी नहीं है। तलों के निकट पानी नहीं जमता, हाँ, ये आंसर ठीक है। तलों के निकट, झील के जो तल है उसके निकट पानी है जो वो नहीं जमता। ये तल है तो तल के जो निकट पानी जो होगा वो नहीं जमता, ठीक है, इसलिए मछलियां जीवित रहती है। बर्फ ऊष्मा का सुचालक है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तलों के निकट पानी नहीं जमता इसलिए झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।